हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की शानदार क्लास में हम सभी लोग कुमार मित्तल बुक के चैप्टर नंबर 15 चैप्टर नंबर 14 तक दोस्तों जितने भी चैप्टर थे सबके बहुविकल्पी प्रश्न, जितने भी एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, सब मैंने आपको यूट्यूब पे करा दिया हुआ है। आज की बारी है चैप्टर नंबर 15 की, और चैप्टर नंबर 15 का नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। इस चैप्टर में दोस्तों आपको टोटल 19 क्वेश्चंस हैं, और 19 क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको प्रिज्म के बारे में बहुत अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी। साथ ही साथ जो फार्मूले हैं दोस्तों, और प्रिज्म चैप्टर में क्या है, एक फार्मूला है, केवल उस फार्मूले का डेरिवेशन। बाकी दोस्तों इस चैप्टर से आपको एक एक नंबर के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल जो रहेंगे दोस्तों एक नंबर वाले में काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे। तो बढ़िया तरीके से क्लास का एंजॉय करिए, निकाल लीजिए कॉपी और पेन, हर एक न्यूमेरिकल को बढ़िया तरीके से, हर एक ऑब्जेक्टिव को बढ़िया तरीके से समझेंगे ताकि एग्जाम में आए तो छोड़ के ना आए। तो शुरू करते हैं। लीजिए आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांग पारदर्शी माध्यम में रखा कांच का प्रिज्म प्रकाश किरण को विचलित करेगा। समांग पारदर्शी माध्यम है दोस्तों, समांग पारदर्शी माध्यम में क्या रखा गया है, कांच रखा गया है। मान चलो दोस्तों ये समांग पारदर्शी माध्यम है, ये जो मैंने बना दिया यहाँ पे मान के चलो, हालांकि जो मैं बोर्ड ले आऊँ बोर्ड को भी मैं समांग पारदर्शी माध्यम मान सकता था, लेकिन मैंने अलग से ये समांग पारदर्शी माध्यम मान लिया, और इस समांग पारदर्शी माध्यम में हमने क्या रख दिया, कोई प्रिज्म रख दिया। ये हमने क्या रख दिया, समांग पारदर्शी माध्यम में कोई प्रिज्म। क्वेश्चन देखो सामने क्या लिखा हुआ है, एक समांग पारदर्शी माध्यम में रखा कांच का प्रिज्म। समांग पारदर्शी माध्यम में रखा कांच का प्रिज्म प्रकाश किरण को विचलित करेगा। अब ये प्रकाश किरण को विचलित करेगा। दोस्तों आप थोड़ा सा अपवर्तन के बारे में, अपवर्तन के बारे में अच्छे से जान रहे हो, और इससे पहले वाली जो क्लास रही होगी उसमें मैंने अपवर्तन के बहुत अच्छे क्वेश्चन लगवाए हुए हैं, तो आपको अपवर्तन पता है। तो मैं डायरेक्ट यही बताता हूँ दोस्तों, ये अभी कांच है, कांच का पदार्थ है, उसका भी कुछ अपवर्तनांक होगा। ये समांग पारदर्शी माध्यम है, इसका भी अपवर्तनांक होगा, इसका भी अपवर्तनांक और इसका भी अपवर्तनांक। मान लो इसका n2 इसका n1। दोस्तों यहाँ से जरा सा भी आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन से माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है और कौन से माध्यम का अपवर्तनांक कम है। इन दोनों से जो एक लिखा है यहाँ पे समांग पारदर्शी माध्यम, एक कांच जो बना हुआ उसका उस पदार्थ का अपवर्तनांक, तो दोनों का अपवर्तनांक से आप ये नहीं निकाल सकते कि कौन सा अपवर्तनांक ज़्यादा है कौन सा अपवर्तनांक कम है। मेरी इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। केवल लिखा हुआ है समांग पारदर्शी माध्यम और ये लिखा हुआ है प्रिज्म, कांच का बना हुआ प्रिज्म। तो दोस्तों अपने को ये पता नहीं कि कहाँ से कौन जाएगा, लेकिन मान चलो कि अगर ये मान लो कि ऐसे प्रकाश किरण यहाँ पे आपतित हुई है, ऐसे यहाँ पे आपतित हुई। जब दोस्तों यहाँ पे प्रकाश की किरण आपतित हुई, ये मैं बाहर हटा ही दे रहा हूँ, यहाँ से निकली है, यानी इस माध्यम से इस प्रिज्म के पृष्ठ पर प्रकाश की किरण आपतित हुई है। तो पहला अपना काम है कि अभिलंब डाल देना, ठीक ना। अब दोस्तों अगर ये मान चलो कि मान लो अगर ये विरल है और ये सघन है, और ये जो कांच है वो सघन है, जब कोई लाइट रे रेरर टू डेंसर जाता है, रेरर मतलब बोले तो विरल माध्यम, डेंसर बोले तो सघन माध्यम, रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जब कोई लाइट रे जाती है तो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ये तब होगा जब यहाँ पे विरल होगा, यहाँ पे सघन हो। लेकिन अपने को ये तो पता नहीं है, कि ये विरल है ये सघन है, हमने मान लिया हुआ है, केवल मान लिया हुआ है। अब ऑप्शन पे आओ। ऑप्शन दोस्तों 4 आपको दिए हुए हैं। कह रहा है पहला ऑप्शन कि सदैव आधार की ओर। भैया सदैव आधार की ओर तब होता जब ये विरल सदैव होता, अपने को तो पता ही नहीं है, ये तो बात गलत है। सदैव आधार से परे मतलब आधार से दूर। ये देखो दोस्तों आधार है, आधार की ओर हो गया, आधार से परे जब ऐसे चला जाता है। आधार की ओर जब माध्यम का अपवर्तनांक कांच से कम है, आधार की ओर, देखो आधार की ओर हुआ है, कब हुआ है, जब इस माध्यम का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम है। इसका मतलब ये विरल है, ये सघन है। ये ऑप्शन दोस्तों बेस्ट ऑप्शन है। बाकी दोनों ऑप्शन तो गलत हैं, इसमें बेस्ट वाली बात ही नहीं है, गलत है भाई। ये ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रकाश की किरण अपवर्तित हो रही है, वह अपवर्तित प्रकाश की किरण
आधार की ओर झुक जाएगी। कब? जब यहाँ इसका अपवर्तनांक इस कांच के अपवर्तनांक से कम होगा। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे विरल माध्यम होगा तो प्रकाश की किरण जब अपवर्तित होगी वह सघन यानी कांच में क्या होगा, आधार की ओर झुक जाएगी। ये बात समझ में आ गया ना दोस्तों? सिंपल सी बात है। प्रकाश का अपवर्तन वाली कहानी पे एक क्वेश्चन है कि जब कोई प्रकाश की किरण, देखो यहाँ पे देखो भाई, ये है मान लो दोस्तों पारदर्शी माध्यम, और ये मैंने बना दिया पहले से कोई अभिलंब। ये है पारदर्शी माध्यम, मैंने बना दिया पहले से कोई अभिलंब। यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई, अगर मान लो ये है विरल माध्यम, ऊपर वाला है विरल माध्यम और नीचे वाला है सघन माध्यम, तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। बस यही कहानी दोस्तों यहाँ पे हुआ है, यही कहानी हुआ है। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, देख लो अभिलंब से दूर हटा है, बस केवल लाइटें ऐसे कर दो। ठीक, तो पहला क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ गया ना? कौनो दिक्कत दुख परेशानी एकदम नहीं होनी चाहिए कि हमने कैसे आपको समझाया। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, ठीक ना? क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बस केवल समझना है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। 60 अंश प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरण 50 अंश पर आपतित होती है तब किरण अल्पतम विचलित होती है, विचलन कोण है। दोस्तों आपसे विचलन कोण पूछा हुआ है। मान लो दोस्तों आपको फार्मूला नहीं याद आ रहा है, एक पल के लिए मान लो आपको फार्मूला नहीं याद आ रहा है। दोस्तों मैं आज से नहीं, इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ आपको, हमेशा कहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे सरल हो चाहे टफ हो, आप करिए क्या, जो क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले गिवन को राइट करिए, लिखिए। आओ सबसे पहले गिवन को राइट करते हैं। तो दोस्तों गिवन में आपको क्या क्या गिवन है, 60 डिग्री प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर। तो अपवर्तक पृष्ठ पर मतलब अपवर्तक कोण, बोले अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण, दोनों बात एक ही होता है। तो दोस्तों प्रिज्म कोण का सिंबल होता है ए, और ए अपने को दिया हुआ है 60 डिग्री। अपवर्तक पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरण 50 अंश पर आपतित होती है, 50 अंश पर, देखो यहाँ पे 50 अंश पर आपतित, जैसे ये देखो ये वाला कोण, अब इस वाले कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भी प्रकाश की किरण है इस प्रिज्म पर 50 अंश पर आपतित होती है, इसका मतलब यहाँ पे आपतन कोण दिया है। और आपतन कोण बोले तो आई कितना दिया है, 50 डिग्री, 50 डिग्री। तब किरण अल्पतम विचलित होती है, विचलन कोण है। विचलन कोण का दोस्तों सिंबल होता है डेल्टा एम। डेल्टा एम को हम लोग बोलते हैं अल्पतम विचलन कोण, और यही अपने से अल्पतम विचलन कोण पूछ रहा है। दोस्तों एक जब हमने स्नेल अपनों को ये वाला फार्मूला देखो होता है, प्रिज्म से जब कोई भी प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है तो अपवर्तनांक, प्रिज्म कोण और अल्पतम विचलन में एक संबंध होता है। वह संबंध होता है दोस्तों n = sin a प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन a/2। ये दोस्तों आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा कि n = sin a प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन a/2, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में दोस्तों अगर यहाँ से आप स्नेल के नियम को जरा इससे कंपैरिजन करा दो, तुलना करा दो, तो स्नेल का नियम क्या है, n = sin i अपान साइन r। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे आप कंपैरिजन क्यों करा रहे हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला, आपको याद ना करना पड़े, दिमाग में बैठ जाए, उसके लिए कंपैरिजन करा रहा हूँ। देखो यहाँ से, अब दोस्तों अगर तुलना करोगे तो n हो गया, साइन आई की जगह पे, ओह गजब गजब, देखो आई की जगह पे a प्लस डेल्टा m अपान 2, ये आई का फार्मूला हो गया। आर, अब आर तुरंत बता दोगे सर, आर के प्लेस पर हो जाएगा a/2, तो आई के प्लेस पर हुआ a प्लस डेल्टा m अपान 2, आर के प्लेस पर हुआ a/2। दोस्तों इन दोनों फार्मूले का जो हम लोग 19 क्वेश्चंस लगाएंगे ना, वो 19 क्वेश्चंस में इनका भर भर के यूज है, भर भर के यूज है। अभी देखोगे आप और आगे वाले क्वेश्चन में, यहाँ भी क्वेश्चन में देखोगे, तो अब ये दिमाग में ये चीज़ अगर आप लोग रट लिए, याद कर लिए कि n = sin a प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन a/2, जहाँ पे दोस्तों n को बोलते हैं अपवर्तनांक, a को बोलते हैं प्रिज्म कोण, डेल्टा m को बोलते हैं अल्पतम विचलन कोण, बाकी a फिर वही है। तो अब जरा देखो यहाँ पे दोस्तों आपको a दिया हुआ है, कितना a दिया हुआ है, देखो a की वैल्यू पता है, i पता है, डेल्टा m पूछ रहा है, बताओ ये फार्मूला लगा देगी नहीं? देखो a पता है, i पता है, डेल्टा m चाहिए, मतलब यही अपने को लगा देना है। तो दोस्तों हमने फार्मूला क्या बताया, सिंस i = a प्लस डेल्टा m अपान 2,
यहाँ से डायरेक्ट अगर आप ऐसे याद कर तो ऐसे याद करो, सही है, ऐसे याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। अब क्या करता है, कहीं कहीं बुक में या कहीं की बहुत सारे लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व करके इस फार्मूला बनाते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, 2i इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, तो डेल्टा एम इक्वल टू 2i माइनस ए। तो आप, मैं नहीं कहूँगा कि आप इसको डायरेक्टली याद करो, क्योंकि इसी से ड्राइव हो गया है, तो आप यहीं पे याद करके यहीं फार्मूला रख करके वैल्यू रख करके सॉल्व कर दो, या इसी फार्मूले को सॉल्व करके ये फार्मूला बना करके तब रखो, एकदम ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। चाहे यहाँ पर रखो चाहे यहाँ पर रखो, दोनों बातें की है। मैं कर दिया हूँ तो यही करता हूँ, डेल्टा एम इक्वल टू 2 आई बोलो और ये वाह आई 50 है, माइनस ए कितना है 60, तो 50 दूनी 100, 100 में से 60 गया 40 डिग्री। तो अल्पतम विचलन कोण दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया, ठीक ना। और देखा आपने, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया भी हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन तो अपने को हर हाल में आना ही चाहिए ना। चलो भाई दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरे वाले क्वेश्चन पर। इरेज करते ना, चलो भाई इरेज करते। 2 क्वेश्चन हो गया, और 2 क्वेश्चन में 2 फार्मूले यहाँ पे याद हुए। पहला फार्मूला वो दोनों से, और वहाँ से आई और आर का 2 फार्मूला याद हो गया है। अब इसी दोस्तों क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो आपके सामने आया है, और थर्ड कह रहा है प्रकाश की एक किरण एक समबाहु प्रिज्म 1.5 अपवर्तनांक है में से इस प्रकार गुजरती है कि उसका आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हो तथा निर्गत कोण प्रिज्म कोण के 3/4 के बराबर हो, तो उसका विचलन कोण है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण एक समबाहु प्रिज्म, पहले मैं समबाहु प्रिज्म बना लेता हूँ दोस्तों। ये तो मैंने त्रिभुज बनाया, और समझो ये त्रिभुज ही अपना प्रिज्म है, ये समबाहु प्रिज्म हो गया दोस्तों। ये समबाहु है, सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब होता है भुजा, जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं। अगर सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं तो सारे कोण भी आपस में बराबर होंगे, तो सारे कोण आपस में बराबर होंगे तो सारे कोण कितने कितने हो जाएंगे, 60 की अंश के। और अपने को केवल इस वाले कोण की जरूरत होती है, और इसी वाले कोण को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म कोण, प्रिज्म एंगल। और प्रिज्म एंगल यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री है। आगे कह रहा है, अच्छा इसका अपवर्तनांक दिया हुआ है ए ना दोस्तों, अपने को दिया है कि जो प्रिज्म है वह प्रिज्म किसका बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, क्योंकि आपको पता है जो कांच होता है कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। अब यहाँ पे आगे कह रहा है कि में से प्रकाश गुजरती है, इसमें से प्रकाश गुजरती है। लो भैया पहले प्रकाश को यहाँ पे आपतित करा दो, आपतित कराया। जब दोस्तों आपतित कराएंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक अभिलंब डाल देंगे। देखो ये हमने अभिलंब डाल दिया, ठीक ना। अब दोस्तों जब आपतित कराते हैं आप गुजरती है, आपतित कराते नहीं भाई, आपतित वाला दूसरे में है, तो गुजरती है तो उसका आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। तो दोस्तों ये हुआ आपतन कोण आई, और निर्गत कोण यहाँ पे क्या है देख लो जरा उसको भी दोस्तों। ये देखो विरल माध्यम है, और यहाँ पे ये सघन माध्यम। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो विलंब कोण झुक जाती है। देखो ये विलंब कोण झुक गई, ठीक ना। अब यहाँ दोस्तों ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो पहले अभिलंब डाल दें। ये दोस्तों हमने अभिलंब डाल दिया। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी। देखो अभिलंब से दूर हट गई, अभिलंब ये अभिलंब से दूर हट गई। तो दोस्तों यहाँ भी जो कोण बनता है उस कोण को बोलते हैं हम लोग निर्गत कोण। क्या बोलते हैं इसको, निर्गत कोण बोलते हैं, ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रकाश की एक किरण एक समबाहु प्रिज्म 1.5 अपवर्तनांक दिया है में से इस प्रकार गुजरती है कि उसका आपतन कोण, उसका जो दोस्तों आपतन कोण है वह आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर है। आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हो तथा निर्गत कोण जो आगे कह रहा है कि जो निर्गत कोण ई है वह क्या है कि प्रिज्म कोण के 3/4 के बराबर हो। प्रिज्म कोण क्या है, प्रिज्म कोण को पहले मैं ए लिख देता हूँ, ए के 3/4 के बराबर है। तो आप लिख सकते हो ए की जगह पे 60 गुणे 3/4, काटोगे 15 चौके 60, 15 तिया 45। तो दोस्तों जो ई है वही आई है, तो आप सिंपल बोल सकते हो कि आई इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब आपको आई तो मिल गया 45 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है, तो इसका विचलन कोण है, विचलन कोण दोस्तों पूछ रहा है आपसे। विचलन कोण बोले तो डेल्टा एम, और डेल्टा एम निकालने के लिए आपको एन दिया हुआ है। डेल्टा एम निकालने के लिए आपको क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। तो लगाते भाई विचलन कोण एन इक्वल टू साइन, अभी जो मैंने बताया फार्मूला याद कर लो, ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन ए अपान 2।
एन की जगह पे क्या लिख दूँ मैं 1.5 इक्वल टू साइन ए कितना है अपना 60 डिग्री, 60 प्लस डेल्टा एम नहीं पता, डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन 60 अपान 2। यहाँ दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 1.5 इक्वल टू साइन, इधर तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं अभी रहने दो, 60 प्लस डेल्टा एम अपान 2 और इधर हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। 1.5 त्रिज्या गुणा कर दो साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 इक्वल टू साइन ए 60 प्लस डेल्टा एम, 60 प्लस डेल्टा एम अपान 2। हम लोग सही करें ना भाई। अपने को दोस्तों डेल्टा एम पूछा हुआ था, अगर अपने को ये बताओ डेल्टा एम पूछा हुआ था, आई तो मिल गया था ना, आई जब मिल गया था हम लोग यहाँ पे आई का यूज नहीं कर रहे हैं यार। अगर अपने को आई मिल गया था तो मुझे ज़ाहिर फार्मूला यही लगा देना चाहिए था, आई इक्वल टू, एक बार इसको मैं पहले लगा ही दूँ, हालांकि इससे भी आ जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, इससे भी आ जाना चाहिए क्योंकि सब डाटा अपने को पता चल रहा है, सब डाटा रखते जाएंगे। ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 ये फार्मूला, आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 ये भी रख सकता है ना, क्योंकि अपने को आई पता है, ए पता है, सब कुछ पता है, वही चीज़ हम यहाँ भी रख रहे हैं। बस एन को देखते हुए यहाँ पे एन दिख गया था तो हमने ये लगा दिया, दोनों तरीके से लगाता हूँ, ठीक ना। तो अपने को क्या पूछ रहा था यहाँ पे डेल्टा एम, तो 2i माइनस ए इक्वल टू डेल्टा एम, यही फार्मूला बना था। तो 2i, आई बोले तो 45, तो 2 इंटू 45 बोले तो 90 माइनस ए बोले तो 60 इक्वल टू डेल्टा एम। तो डेल्टा एम कितना आ गया भाई 30 डिग्री, डेल्टा एम दोस्तों आ गया 30 डिग्री। और दोस्तों गजब की बात देखो, यहाँ पे 30 वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, तीसरे वाले क्वेश्चन में 30 डिग्री का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो पहली बात तो यहाँ से 30 आ गया, अब यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ क्या यहाँ से भी 30 आ रहा है या नहीं आ रहा है। और तो ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1.5/2 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपान 2। 1.5/2 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 1.5 दशमलव नीचे हटाओ, 0 आ जाएगा, 15/20, 15/20 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपान 2। 5 तिहाई 15, 5 हो गए 20, 3/4, 3/4 दोस्तों साइन में कितनी की वैल्यू होता है अब ये पता होना चाहिए, अभी तो अपने पता ही नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पे डेल्टा एम, तो भाई गलती तो कुछ नहीं हो रही है, साइन 30 अंश इधर आया, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, 1/2 मैंने रख दिया, 15/20, 5 तिहाई 15, 5 हो गए 20, 3/4। अब दोस्तों 3/4 साइन में कितने की वैल्यू होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे साइन है, अगर यहाँ पे साइन है तो ये वैल्यू साइन में कितने डिग्री की होती है, और ना तो आपको क्वेश्चन में कोई संकेत वगैरह में दिया है, और अगर यहाँ पे इस तरीके का है जिसको संकेत भी देना चाहिए। अगर इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन वाला इस तरीके से नहीं लगा के इस तरीके से लगाना चाह रहा है, और इस तरीके से लगा करके ये आंसर ये आना चाहिए और इसमें आया नहीं है। तो मिला जुला करके मैं यही कहूँगा यार ये क्वेश्चन में आंसर ये आएगा, बाकी जो ऑप्शन दिया वो गलत दिया है, ठीक ना। क्योंकि अपने को देख लो सिंपल है कि मतलब जो पूछा हुआ कि जो आई कह रहा है कि आई निर्गत कोण के बराबर है, और साथ साथ ये भी कह रहा है कि निर्गत कोण प्रिज्म कोण के 3/4 के बराबर है। तो निर्गत कोण प्रिज्म कोण 60 अंश समबाहु त्रिभुज होगा ही, 60 का 3/4 45 हो गया। तो जो आई है, जो ई है वही आई है, आई 45 हो गया। अगर आई पता है और अपने को ए पता है तो डेल्टा एम निकालना है, सिंपल से ये फार्मूला मुझे लगा देना चाहिए। मैंने हालांकि ये फार्मूला लगाया भी, यहाँ से आया 30 और 30 ऑप्शन में है नहीं, खैर कोई बात नहीं, 30 ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद मैंने अगर इस वाले फार्मूले से मैं चेक करने लगूँ तो साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 साइन ए अपान 2, ए कितना है 60, 60 का आधा 30, ये भी सही देखो 30 इधर चला गया, 1.5 गुणे 1/2, सही है भाई, मैंने सही किया है। बाकी ये दोस्तों अगर ये अपने को पता रहता कि 3/4 साइन में कितने की वैल्यू है, तब रख करके उसको हम लोग सॉल्व करते। हो सकता है जो ऑप्शन इसमें कौन सा दे रहा है, तीसरे का डी दे रहा है 60 डिग्री, तब भी तो नहीं होता यार, साइन 60 डिग्री। अब ये वैल्यू पता नहीं यार, साइन 60 डिग्री का मतलब है साइन यहाँ पे, तो भाई जब सॉल्व करेंगे तब 60 डिग्री आएगा। मिला जुला कि भाई यहाँ पे ये 3/4, ये 3/4 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपान 2। ये जब तक वैल्यू अपने को 3/4 कितने की होती है नहीं पता रहेगा, तब तक हम इस क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा सकते, ठीक ना। चलो भाई इसको, बाकी ये क्वेश्चन जानो कि ऐसे ये भी एकदम सही है, इसमें कोई डाउट नहीं।
आपका सिंपल सा ये आंसर है, बट आपका ऑप्शन में कोई इस तरीके से ऑप्शन में कोई दिया ही नहीं है। चलो भाई, हो जाता है कभी कभी। बाकी एक बार देख लेना, अगर आपको लगेगा कि कहीं पे गलती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि हाँ सर इस क्वेश्चन का ये आंसर है और इस तरीके से हो जाएगा, तो आप लोग जरूर करिएगा, ठीक ना। आते भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों। इसको मैं इरेज करूँ, इरेज कर दूँ ना? चलो भाई ठीक है, ये क्वेश्चन बट डाउट में गया है, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई, ठीक ना। 2 तो शुरुआत बड़ा अच्छा हुआ, तीसरे में आकर के गड़बड़ हुआ, कोई बात नहीं यार, होता है एक क्वेश्चन, ठीक ना। ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन जो है यहाँ पे, कभी कभी बुक का भी इशू रहता है, हालांकि जल्दी इस बुक में दिखता नहीं है, लेकिन कभी कभी मिल जाता है कि ऑप्शन गलत हो जाए, सब कुछ हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपके सामने है और कह रहा है कि लघु कोण ए वाले प्रिज्म के पृष्ठ पर प्रकाश किरण कोण आई पर आपतित होती है तथा दूसरे पृष्ठ के लंबवत गुजरती है। यदि प्रिज्म के कांच का पूर्णांक n हो तो आपतन कोण I का मान होगा। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। अब भले से एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन माने जाते हैं और बढ़िया क्वेश्चन होते भी हैं, ठीक ना। अब देख लो क्या क्या दिया है। कह रहा कि लघु कोण ए वाले प्रिज्म के, मतलब कोई प्रिज्म है दोस्तों, ये कोई प्रिज्म है और उस प्रिज्म का लघु कोण, दोस्तों लघु कोण ए के लिए मतलब छोटा कोण है, ठीक ना। ए क्या है? लघु कोण है, छोटा कोण है, ठीक ना। लघु कोण ए वाले प्रिज्म के एक पृष्ठ पर प्रकाश किरण कोण I पर आपतित होती है। कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, जब आपतित होती है तो हम लोग अभिलंब डाल देते हैं और कह रहा कि जो आपतन कोण क्या बनता है? I बनता है। I पर आपतित होती है तथा दूसरे पृष्ठ के लंबवत गुजरती है, और ये पृष्ठ यहाँ पे आई। अब ये जो प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ पे जाएगी तो कह रहा है कि दूसरे पृष्ठ पर अभिलंबवत गुजरती है। अभिलंबवत दोस्तों गुजरेगी तो अभिलंबवत निकल भी जाएगी, ये भी बात है। अभिलंबवत गुजरेगी तो अभिलंबवत निकल भी जाएगी, वाह क्या बात है। ये हो गया। अच्छा, ये वाला कोण कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात, ये वाला कोण हो जाएगा R, ठीक ना, ये वाला कोण। अच्छा दोस्तों, अगर ये प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित हुई है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। ये एंगल क्या हो जाएगा? 90। भाई ये प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित हुई है तो ये हो जाएगा 90। ये है 90, ये है A, तो ये बचा कितना? भाई आपको पता है कि तीनों, मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ भाई? 90 माइनस A, 90 माइनस ये वाला एंगल अपना, अगर ये है 90, ये है A, तो ये कितना हो जाएगा? इसको देख लेते, अगर ये वाला एंगल अपने को मिल जाता है, इस वाले एंगल की ज़रूरत है, ठीक ना। चलो और आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि गुजरती है यदि प्रिज्म के कांच का पूर्णांक n हो। प्रिज्म के कांच का जो अपवर्तनांक है वह कितना है? n है। तो आपतन कोण I का मान होगा, आपतन कोण I का मान अपने से पूछ रहा है, तो आपतन कोण I का मान निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ क्या है? n इक्वल टू साइन I अपान साइन R, यही ना। n इक्वल टू साइन I अपान साइन R, अपने को I चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, साइन I इक्वल टू n साइन R, साइन I इक्वल टू n साइन R। यहाँ पे कह रहा है कि जो A है वो लघु कोण है। जो दोस्तों A लघु कोण है तो आपका I और R ये भी लघु कोण में आएंगे। सिंस यदि, मैं से लिख दूँ, यदि I व R, यदि I व R बहुत सूक्ष्म हो, यदि I व R बहुत सूक्ष्म हो, बहुत छोटे हों, बहुत सूक्ष्म हों, तब जो साइन I है, साइन I के प्लेस पर I तथा साइन R है, साइन R के प्लेस पर R लिखते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर I और R बहुत छोटे हों तो साइन I के प्लेस पर I और साइन R के प्लेस पर हम लोग R लिख देते हैं। तो जब R लिख देंगे तो यहाँ पे देखो साइन I के प्लेस पर I हो गया, n साइन R के प्लेस पर R हो गया। अब यही R की वैल्यू अपने को निकालना है। इस R की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे भाई? ये R की वैल्यू अपने को निकालने के लिए हम लोग क्या कर दें? R की वैल्यू निकालने के लिए यही जो R अपने को निकल जाता है, यही R की वैल्यू ला के यहाँ पे रख देते तो अपने को यहाँ पे ये आंसर आ जाता, ठीक ना। ये R की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पे R की बात कर रहे थे, R निकालने के लिए, तो R अगर मिल जाता तो वही R की वैल्यू ला के रख देते तो बस वही अपना I आंसर हो जाता, आपतन कोण आंसर हो जाता। अब R देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे जो R दिख रहा है तो पहले हम लोग ये एंगल पता पाएँ, ये वाला, ये देखो मैं बोले तो एंगल ये वाला सिर्फ, तो ये पूरा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। और इस त्रिभुज में दो कोण पता है, 90 और A,
तीसरा कोण निकालना है। आपको पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो तीनों एंगल में एक एंगल पता है A और एक एंगल पता है 90, तीसरा एंगल नहीं पता, उसको मान लो x। तीनों एंगल का सम, और तीनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री। तो 90 उधर जाएगा तो 180 माइनस 90 हो जाएगा। तो जो अपना x चाहिए ना, मैंने बोला कि तीसरा वाला एंगल, ये वाला एंगल मान लो x है, तो x कितना आ जाएगा 90 माइनस a। तो कहने का मतलब मेरा ये जो ये एंगल आया, ये कितना आया 90 माइनस a। और देखो ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर ये अभिलंब डाला गया है, अभिलंब डाला गया है। अगर दोस्तों अभिलंब डाला गया है तो यहाँ से ये वाला पूरा, यहाँ से इस वाले यहाँ, ये कितना हो जाएगा पूरा 90 हो जाएगा। ये क्या होगा पूरा 90। तो कहने का मतलब मेरा, देखो मैं यहाँ पर लिखूँ सिंस है 90 माइनस ए प्लस आर, 90 माइनस ए प्लस आर, ये पूरा पृष्ठ पर क्या लंबवत है, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 कैंसिल, अपने को आर चाहिए, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, आर इक्वल टू क्या हो गया ए। अब यही आर की वैल्यू यहाँ पे ला के रख दो, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ए। यही आपका आंसर सही है, ठीक ना। आई इक्वल टू क्या हो गया एन ए। बस कुछ नहीं करना था आपको, सबसे पहले क्या लगाना था स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम लगा देना था दोस्तों। मैंने स्नेल का नियम लगाया, एन इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। आई चाहिए था तो मैंने आई वाला टर्म खोजा, वो साइन आई इक्वल टू एन साइन आर। आई और आर बहुत सूक्ष्म हो तो साइन आई के प्लेस पर आई तथा साइन आर के प्लेस पर आर हो जाता है। आप ये लाइन इसके नीचे भी लिख सकते थे। उसके बाद आई इक्वल टू एन आर हो गया। आर क्योंकि अपने को जो आंसर है वो आर के टर्म में तो नहीं दिया है ना। आप चारों ऑप्शन देख लो, चारों ऑप्शन कोई ऑप्शन आर के टर्म में दिया है नहीं दिया, ए के टर्म में दिया है। तो आर को ले जाओ ए के टर्म में, तो आर आपने देखा फिगर में यहाँ पर है। तो ये एंगल पहले पता पाया, जब ये एंगल मिला 90 माइनस ए और ये दोनों लंबवत हैं, तो वहाँ से आपको आर मिल गया। आर मिल गया ए के टर्म में, ला के रख दिया, आंसर आ गया। खूबसूरत आंसर, ठीक ना। खूबसूरत क्वेश्चन का खूबसूरत आंसर। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपसे कह रहा है कि एक प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन का कोण 30 अंश है तथा प्रिज्म का कोण 60 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। दोस्तों सबसे पहले क्या करो, गिवन लिखो। गिवन एक प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन का कोण, अल्पतम विचलन बोले तो डेल्टा एम, अल्पतम विचलन का कोण डेल्टा एम, वो कितना दिया हुआ है 30 अंश दिया हुआ है। कितना ये 30 अंश है। आगे कह रहा है तथा प्रिज्म का कोण, प्रिज्म कोण दोस्तों लिखते हैं ए कितना है 60 डिग्री है, 60 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बोले अपने से दोस्तों एन पूछ रहा है। अब बताओ दोस्तों एन पूछ रहा है, कौन सा फार्मूला लगाएं। अभी जो मैंने खूबसूरत फार्मूला लिखा था एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन ए अपान 2, आओ इसी फार्मूले से तुम्हें अवगत कराते हैं फिर से। तो एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन ए अपान 2। एन निकालना है, साइन ए के प्लेस पर 60 प्लस डेल्टा एम के प्लेस पर 30 अपान 2 अपान साइन ए के प्लेस पर 60 अपान 2। एन इक्वल टू 60 30 90, 90 का आधा 45, साइन 45 अपान साइन 30। अरे 45 की वैल्यू जानते हो क्या, साइन 45 की वैल्यू 1 अपान रूट में 2 इंटू कर दो। साइन 30 वैल्यू 1/2 उल्टा कर दो 2 अपान 1, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया ना। अच्छा इसको मैं 2 बार करड़ी में लिख सकता हूँ क्या, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 अपान करड़ी में 2 गुणे 1। लो भैया एक करड़ी में कट गया। तो एन इक्वल टू दोस्तों आ गया आपका आंसर करड़ी में 2। एन इक्वल टू करड़ी में 2 जो आपका ऑप्शन है वही ऑप्शन आपका क्या है, राइट ऑप्शन है, ठीक ना। ये बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों ये भी है और ये भी दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है। तो प्रिज्म के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो खास तौर से फिगर वाले होते हैं भैया, वो फिगर वाले क्वेश्चन बड़े दमदार होते हैं। और दोस्तों कुछ अभी ना आपके इस बुक में देख रहा था मैं ना, बहुत इम्पॉर्टेंट में आपका वो वाले क्वेश्चन हैं बोले तो एग्जाम्पल में, तो उसको देखेंगे, टाइम निकालेंगे जब आपका रिवीजन करवाएंगे ना, जब बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करवाएंगे, तब उसमें ऐसे क्वेश्चंस को शामिल करेंगे जो आपको अभी क्या है कि एक तरफ से क्वेश्चंस करा दे रहे हैं। कि बहुत सारे लोगों को खुशी रहती है कि हम बुक के एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, हम बुक के एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, तो उनके लिए सब पूरा चल रहा है। बाकी दोस्तों जब हम लोग अभी नवंबर स्टार्ट होने वाला है, नवंबर में हम लोग क्या करेंगे कि आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ठीक ना।
बहुविकल्पी, न्यूमेरिकल वगैरह वगैरह जब लेकर आएंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस को शामिल करेंगे, ठीक ना। और वो यूनिट वाइज लेकर आएंगे, यूनिट वाइज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये रहा दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 5। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6वां है कि यदि प्रिज्म कोण का न्यूनतम विचलन कोण प्रत्येक ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक पूछ रहा है दोस्तों। फिर वही चीज़, यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण प्रत्येक ए हो, प्रिज्म कोण पहले लिखा प्रिज्म कोण ए और न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम, कह रहा कि दोनों ए हो, कहने का मतलब कि दोनों आपस में बराबर हैं, चाहे आप ए की जगह पे डेल्टा एम लिखो या डेल्टा एम की जगह पे ए लिखो, लेकिन ज़्यादा सही क्या है, कह रहा कि दोनों ए हो। इसका मतलब है कि ए तो ए है ही है, डेल्टा एम भी क्या है, ए है। वाह क्या बात है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपसे एन पूछ रहा है कि बताओ एन कितना होगा। बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं। वही फार्मूला, कौन सा फार्मूला बताओ, एन इक्वल टू साइन, बार बार याद करना पड़ेगा, ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन ए अपान 2। याद हो गया होगा, ये याद हो गया होगा ना इतनी बार, एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन ए अपान 2। इसीलिए मैंने बताया आप इसको याद कर लो, जब कंपेरिजन कर लोगे कहोगे हाँ ये आई है और ये आर है, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक ना। चलो आ जाओ आगे। एन निकालना है, गजब भाई। साइन ए की जगह पे ए रहने दो, डेल्टा एम की जगह पे ए लिख दो अपान 2, सब जगह ए बना दो। वाह भाई, ए का जलवा हो गया, देख रहे हो सब जगह ए का जलवा है। एन इक्वल टू साइन ए 2 से 2 कट गया, साइन ए अपान साइन ए अपान 2। अब कितने लोग सोचेंगे ना ए काट लेते ना, बड़ा सुकून मिल जाता। यहाँ दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये ए काट लेते बड़ा सुकून मिल जाता, लेकिन ये सुकून गलत का सुकून रहेगा। ये गलत तरीके से काटेंगे हम लोग, ऐसे नहीं करते, ठीक ना। लगता है केवल, लग रहा है कि काट देते बड़ा सुकून मिल जाता, लेकिन करता उड़ता नहीं है। चलो आगे आओ। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करें हम इसका, अब देखो क्या करें। तो करने के लिए हम लोग करें क्या, तो यहाँ पे दोस्तों बताओ जरा a और a/2 में कौन बड़ा है। तो आप कहोगे सर a और a/2 में ना a बड़ा है। वेरी गुड, a बड़ा है दोस्तों। अगर a बड़ा है तो एक साइन का फार्मूला होता है क्लास 10th का, क्लास 11 12 का नहीं, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला है कि साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a कॉस a। वेरी गुड। ये फार्मूला याद नहीं है तो याद कर लो, याद है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। अपने के दोस्तों यहाँ पे a नहीं चाहिए, केवल a चाहिए। तो a 2 हटाओ, एंगल में 2 से डिवाइड करो, एंगल में 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ हो जाएगा a, यहाँ हो जाएगा a/2, यहाँ हो जाएगा a/2। देखो कैसे, हे देखो ऐसे, साइन a इक्वल टू 2 साइन a अपान 2 इंटू कॉस a अपान 2। बस अब ला के यहाँ रख दो, बहुत हो गई बात साइन कॉस की। तो 2 साइन a अपान 2 कॉस a अपान 2 अपान साइन a अपान 2। हे देखो a अपान 2 खिसक लिए, तो 2 कॉस a अपान 2 ये आंसर हो जाना चाहिए, 2 कॉस a अपान 2। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। लो भाई, 6वें वाले क्वेश्चन का आंसर तैयार, 2 कॉस a अपान 2। बढ़िया लगा ना, बढ़िया लगा दोस्तों आपको ना, कि बस यहाँ जज करना है कि ये फार्मूला हम लोग कैसे माइंड में आएगा। आ जाओ धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी द्रव से भरे हुए खोखले प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है। कोई दोस्तों किसी द्रव से भरे हुए खोखले प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है। प्रिज्म की प्रकाश की किरण 30 अंश पर आपतित होती है। द्रव का अपवर्तनांक। दोस्तों आप खोखला प्रिज्म हो चाहे कौनो प्रिज्म हो, उससे मतलब नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। बस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको लिखने की ज़रूरत है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत है, तब जाके फार्मूले पे सोचने की बात आएगी। पहले लिखते हैं क्या क्या गिवन है। आओ मेरे साथ लिखो ज़रा, आप लोग भी पेन कापी निकाले हो और मेरे साथ साथ लिखते चलो। कह रहा है कि किसी द्रव से भरे हुए खोखले प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण का सिंबल बोलो डेल्टा एम, और डेल्टा एम कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, है कि नहीं भैया, है ना, एकदम 30 डिग्री। इसमें पहचान में कोनो दिक्कत परेशानी है ही नहीं है। प्रकाश की किरण 30 अंश पर अपवर्तित होती है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा कोण दिया है, अपवर्तन कोण।
30 अंश पर अपवर्तित होती है, तो बोले तो ये आर दिया हुआ है। आर कितना दिया हुआ है? 30 अंश। गजब गजब। आर इक्वल टू 30 अंश, ठीक है ना। तो पूछ क्या रहा है? द्रव का अपूर्णांक n, द्रव का अपूर्णांक n पूछ रहा है। अब जरा मुझे बताओ, अगर n पूछ रहा है तो ये फार्मूला मैं लगाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं है फार्मूला लगाने में। अगर मुझसे अपूर्णांक पूछेगा तो मैं ये फार्मूला जाऊंगा इस फार्मूले के साथ, और इस फार्मूले के साथ जाने का मतलब ये है कि आपको डेल्टा m और a पता होना चाहिए। भैया डेल्टा m और a पता होना चाहिए। ओ भाई डेल्टा m तो पता है, लेकिन a का पता ही नहीं, a का तो पता ही नहीं है ना। सामने दिख रहा है देखो, a का पता है नहीं। आपको बहकाने के लिए r दे दिया है। अब यहाँ पे मैं बहकाने के लिए बोल दिया ना, मान में ये नहीं आना चाहिए कि अच्छा ओ बहकाने के लिए, इसका मतलब कि r a के इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ देखो ये दोस्तों जो आपको लिखा हुआ है a/2। अब बताओ ये a/2 क्या है? आप कहोगे सर भैया आपने बताया था कि साइन i अपान साइन r। ओ हो, यानी सिंस, देखो यहाँ से पकड़ो, अब सिंस a/2 या सिंस r इक्वल टू a/2 है ना। देखो a/2 किसकी जगह पे है? r की जगह पे है। अब बताओ यहाँ से a चाहिए था ना अपने को, तो a कितना हो जाएगा? दिस इम्प्लाई दैट a इक्वल टू 2r, और 2r रखोगे हो जाएगा 60 डिग्री। लो भैया अब लगाएंगे फार्मूला, ये फार्मूला अब जिंदाबाद हो जाएगा। लगाओ भाई फार्मूला, तो n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m, ये डेल्टा m है भैया हमारा, डेल्टा m/2 अपान साइन a/2। n तो फाइंड करना है। साइन a बोलो भैया, a कितना है? अरे ओ गजब यार 60 है। डेल्टा m 30/2 अपान साइन a बोले तो 60/2। बस मुस्कुराते हुए सॉल्व करते चलो, बिना डर के मुस्कुराते हुए। 60 30 90, 90 का था 45, और ये अभी से पहले आया था क्या? ये एकदम आया था साइन 30। इससे पहले दोस्तों अभी ये सवाल आ चुका हुआ है। साइन 45 का मान 1/2 गुणा करके उल्टा कर दो। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, उल्टा कर दो 2/1, 2/1। 2 को 2 बार करड़ी में लिख दो, 2 को दोस्तों 2 बार करड़ी में लिखो। देखो करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2/1, करड़ी करड़ी छटक गई, करड़ी करड़ी छटक गई, तो आपका आंसर क्या आ गया? करड़ी में 2। देखा ना दोस्तों सवाल, मज़ा आ गया ना। चलो भाई दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और हम लोग डर के मारे उसको छू नहीं पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना? हाँ एकदम हो गया। आ जाओ 8 पे। इरेज कर दें, इरेज कर देने भैया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे ना मैं रोकूंगा और कहूँगा आप लोग पहले ट्राई करो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक ना। आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर 8 को देखोगे, ट्राई करोगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आज रुके रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। 60 अंश कोण वाले प्रिज्म में अल्पतम विचलन की स्थिति में एक किरण 30 अंश से विचलित होती है। प्रिज्म पर आपतन कोण है। आई पूछ रहा भाई, आई पूछ रहा है। एक बार ट्राई करो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है लिख करके ट्राई करो, मेरे साथ ट्राई करो। 60 अंश कोण वाले प्रिज्म में, यानी कोई ऐसा प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण कितना है? 60 अंश है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 8। साथ में क्या लिखोगे? ए कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री, 60 डिग्री। अल्पतम विचलन की स्थिति में एक किरण 30 अंश से विचलित होती है। 30 अंश से विचलित होती है। अब ये अपवर्तन कोण नहीं है, 30 अंश से विचलित होती है, विचलन कोण है। विचलित मतलब विचलन कोण, अपवर्तित अपवर्तन कोण। तो डेल्टा m दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 30 अंश। क्या होती है? विचलित होती है। प्रिज्म पर आपतन कोण है, आई पूछा हुआ है। अब बताओ भैया आई कैसे निकलेगा? दोस्तों आई निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया है, a प्लस डेल्टा m/2। सिंस आई इक्वल टू क्या होता है? a प्लस डेल्टा m/2। बताओ आई पूछना, आई पूछ रहा है, a दिया हुआ है, डेल्टा m दिया हुआ है। बताओ निकल जाएगा नहीं? एकदम निकल जाना चाहिए। a की जगह पे 60, डेल्टा m की जगह पे 30/2। 60 30 90, 90 का आधा 45, 45 अंश। आंसर मिला लो भाई। आंसर दोस्तों आपका 45 अंश। क्या बात है, क्या बात है, मज़ा आ गया ना। तो ये फार्मूला आपको वहाँ से याद हो गया, गजब। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 एकदम बढ़िया से देखो। देखने के बाद दोस्तों क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन लिखने के बाद आप फार्मूला लिखो, तब जाके आप धीरे धीरे मेरे साथ साथ सॉल्व करने का प्रयास करो। या तो पहले आप वीडियो को रो करके 2 लाइन सॉल्व कर लिया करो, फिर देखा करो कहाँ गलती हो रही, तब जाके इस
आगे स्किप कर लिया करो, डायरेक्ट स्किप किया करो, ठीक ना। वीडियो पूरा मत चलाया करो, या तो वीडियो अगर चला भी रहे हो तो 1.5 में या 2 में करके, ताकि जल्दी जल्दी आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें क्वेश्चंस लगा सको, ठीक ना, कुछ इस तरीके से। तो 9वें वाले में एक प्रिज्म का अपवर्तनांक कड़ी में 2 अपवर्तनांक दिया हुआ है तथा अपवर्तक कोण 60 अंश है। एक किरण किस कोण पर आपतित हो जिससे कि अल्पतम विचलन हो। आओ देखो क्वेश्चन गिवन, पहले पहचानो। एक प्रिज्म का अपवर्तनांक बोले तो n कितना दिया हुआ है, करड़ी में 2, ठीक। तथा अपवर्तक कोण, दोस्तों अपवर्तक कोण वही प्रिज्म कोण को अपवर्तक कोण बोलते हैं, 60 अंश दिया हुआ है। अपवर्तक कोण 60 अंश है। एक किरण किस कोण पर आपतित हो, किस कोण पर आपतित हो आपसे आई पूछ रहा है, जिससे कि न्यूनतम, जिससे कि अल्पतम विचलन हो। अब बताओ, आई निकालने के लिए आपको डेल्टा एम चाहिए। आई तभी आपकी औकात होगी आई निकालने की जब आप डेल्टा एम पाए रहोगे। जब तक दोस्तों आपको डेल्टा एम नहीं पता है, देखो आई का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस डेल्टा एम अपान 2। जब तक डेल्टा एम पता नहीं तब तक आई अपने को निकालने की औकात नहीं। चलो डेल्टा एम को पीछे पढ़ते हैं, और डेल्टा एम निकालने के लिए अपने को एन दिया हुआ है। डेल्टा एम निकालने के लिए एन दिया हुआ है, और एन जब देता है तो वही बड़का वाला फार्मूला याद आया ना, साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन ए अपान 2। ये बड़ा लग रहा है लेकिन होता नहीं है। चलो आओ इसी को लगाते हैं पहले। तो लगाते भैया n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन ए अपान 2। तो n इक्वल टू साइन ए बोले तो 60 डिग्री, 60 प्लस डेल्टा एम बोले तो नहीं पता, डेल्टा एम अपान 2 अपान, अच्छा n की जगह पे दिया हुआ ना तो करड़ी में 2, यहाँ पर करड़ी में 2 लिखो, करड़ी में 2 अपान साइन 60/2, ठीक है। और इस चीज़ को सॉल्व कर दे भाई। सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे करड़ी में 2 इक्वल टू 60, ये तो कुछ नहीं कर सकते, साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन 30 अंश, और साइन 30 अंश इधर आ जाएगा तो मैं डायरेक्ट रखूँ करड़ी में 2, साइन 30 अंश का मान 1/2 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपान 2। इसको आप 2 बार रूट में लिखोगे तो 1 बार रूट कट जाएगा, 1 बार रूट बचेगा, कहने का मतलब 1 अपान रूट में 2 बचेगा। अब ये चीज़ 2 बार कर चुके हैं ना, इसीलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। इस 2 को आप 2 बार रूट में लिख सकते हो। जब 2 बार रूट में लिखोगे तो 1 बार रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 अपान रूट में 2। 1 अपान रूट में 2 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपान 2। 1 अपान रूट 2, द वैल्यू ऑफ 1 अपान रूट 2 इन साइन क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपान 2। साइन कंपेरिजन करोगे, साइन कैंसिल, 45 इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा एम अपान 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 90 इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा एम। तो द वैल्यू ऑफ डेल्टा एम इक्वल टू 30 डिग्री। अपने को दोस्तों पूछा क्या, आई, मैंने बताया कि ओ क्या यार कहाँ गया, ओ यहाँ पे ना, यहाँ पे पूछा आपने वैल्यू आई, तभी मैं कहा यार मैंने आई पूछा था, मुझे डेल्टा एम निकालना पड़ा, डेल्टा एम कैसे पहले से पता है यार, मैं देख डर गया। लेकिन यहाँ पे है ना क्वेश्चन अपना, आई मैंने बोला कि आई निकालना था, आई तभी निकाल पाएंगे जब अपने को डेल्टा एम पता होगा। तो डेल्टा एम पता हो गया, ठीक ना। डेल्टा एम कितना मिल गया, 30। अब डेल्टा एम मिल गया है तो अब सिंपल वाला फार्मूला यही लगा दो, यही वाला फार्मूला, ठीक ना। अब समझो कि यही क्वेश्चन आ गया तुम्हें, देखो ए 60 डेल्टा एम 30 आई पूछ रहा है, यही वाला क्वेश्चन आएगा, जगह तुम्हारा आंसर 45, देख लो सेंस है। अब लगाओ आई का फार्मूला, ए प्लस डेल्टा एम अपान 2, आई इक्वल टू ए की जगह पे 60, डेल्टा एम की जगह पे 30 अपान 2, तो 60 और 30 90 का आधा 45, तो ये 45 आंसर आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन में 45 और इस वाले क्वेश्चन में भी 45, दोनों आपका आंसर आ गया भाई। ये क्वेश्चन नंबर 9 में 45 आंसर आपका आ गया, ठीक ना। दोस्तों अब ये क्वेश्चन लगाने से आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि हाँ क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं, दिमाग में फार्मूले चल रहे होंगे, अब थोड़ा सा जो डर है डर कम हुआ होगा ना। चल आ जाए भाई क्वेश्चन नंबर 10 पर, इरेज कर देना, इसको इरेज करें, एकदम इरेज करते भाई। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं।
चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक समबाहु प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक कड़ी में 3 है, प्रिज्म द्वारा अल्पतम विचलन है। एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, ठीक ना, बस डरना नहीं है। एक समबाहु प्रिज्म, कैसा समबाहु प्रिज्म है? ये समबाहु है। अगर दोस्तों समबाहु प्रिज्म है तो देखो ये ऐसे मान लो ये समबाहु प्रिज्म है। जब समबाहु प्रिज्म रहेगा, क्वेश्चन नंबर ये तो आपका 10 था ना, 10 समबाहु प्रिज्म है तो इसका ये प्रिज्म कोण कितना होगा? 60 डिग्री। तो कहने का मतलब दोस्तों अपने को ए पहले पता चल गया, ए कितना है? 60 डिग्री, पहले से लिख लो। समबाहु प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक n दिया हुआ है। n कितना दिया हुआ है? करड़ी में 3 दिया हुआ है। n कितना दिया है? करड़ी में 3। तो प्रिज्म द्वारा अल्पतम विचलन है, अल्पतम विचलन बोले तो डेल्टा m पूछ रहा है। अब बताओ, जब n दे देता है तो डेल्टा m निकालने का फॉर्मूला वही n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन a अपान 2। n के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम लोग? करड़ी में 3। रूट में 3 इक्वल टू साइन a, द वैल्यू ऑफ ए 60 प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन 60 अपान 2। तो रूट में 3 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन 30। द वैल्यू ऑफ साइन 30 डेल्टा m ना, डेल्टा m को मैं यहाँ लिख दिया, डेल्टा m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। रूट में 3 साइन 30 1/2 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m अपान 2। रूट में द वैल्यू ऑफ रूट 3/2, एक बार ऐसे लिख दूँ, रूट में 3/2 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m अपान 2। रूट 3/2, द वैल्यू ऑफ रूट 3/2 इन साइन, तो आप बोलोगे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m अपान 2। साइन कैंसिल, 60 डिग्री इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा m अपान 2। 60 2 जा 120 माइनस 60 इक्वल टू डेल्टा m, तो डेल्टा m इक्वल टू 60 डिग्री। तो डेल्टा m बोले दोस्तों कितना आ गया? 60 अंश आ गया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक ना। तो आप देखना इस तरीके पे, इस वाले फार्मूले पे कितने क्वेश्चंस हो गए। और ये पॉसिबल है आपका जब आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओगे तभी। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप टच नहीं कर रहे हो तो फिर आप गड़बड़ कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको टच करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते भाई। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाएं। चलो भाई जगह कम पड़ जाएगी तो इसलिए मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ। सोचो एक बार में क्यों ले क्वेश्चन, वाह क्या बात है। 11 वाले पे आते हैं, इरेज कर दें एकदम। क्वेश्चन नंबर 11 देखते भाई। क्वेश्चन नंबर 11 की क्या है औकात? क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है और कह रहा है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बने प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण प्रिज्म के कोण के बराबर है। प्रिज्म का कोण है, प्रिज्म का कोण दोस्तों की बार ए पूछा हुआ है। तो 1.5 अपवर्तनांक यानी n दिया हुआ है, n इक्वल टू 1.5 वाले कांच से बने प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण जो डेल्टा m है, अल्पतम विचलन कोण प्रिज्म के कोण के बराबर है। प्रिज्म के कोण a के बराबर यानी डेल्टा m a के बराबर है। तो प्रिज्म का कोण है तो आपसे a पूछ रहा है, ठीक ना। तो a पूछ रहा है दोस्तों, क्या करोगे आप? वही जब n दिया है तो वही फार्मूला n इक्वल टू साइन, देखो मैंने तरीका बता दिया, n दिया तो यही फार्मूला, ठीक ना। अगर n दिया तो यही फार्मूला, क्या बात है, दिमाग भड़केगा भी नहीं। तो n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2। ये फार्मूला देखते देखते ना भूलने वाला हो गया ना, अपान साइन a अपान 2। बस यही फार्मूला है ये प्रिज्म में, बड़े वाले फार्मूले में। बाकी छोटे छोटे का दो क्वेश्चन और मिलेंगे अभी। तो n की प्लेस पर क्या लिखोगे? 1.5 इक्वल टू साइन a के प्लेस पर a लिखो, डेल्टा m के प्लेस पर a लिखो अपान 2 अपान साइन a अपान 2। तो 1.5 इक्वल टू a 2a का हाफ a, तो साइन a। अब तुम्हें याद आ रहा है अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन और हुआ था, जो मैंने लिखा था। देखो क्या लिखा था कि क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है साइन 2a।
साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a कॉस a। अपने को दोस्तों यहाँ पे केवल a दिया है, कैसे पता पाओगे कि किसको चेंज करना है? बड़े वाले को चेंज करना होता है। और बड़ा कौन है दोनों में से? a और a/2 में बड़ा कौन है भैया? तो देखोगे दोस्तों आपको बड़ा कौन लगेगा? a लगेगा। a और a/2 में a का हाफ है वो, a/2, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ से साइन a कितना हो जाएगा? साइन a हो जाएगा 2 साइन a/2 कॉस a/2 हो जाएगा। आओ वैल्यू रखते हैं यहाँ पे मुस्कुराते हुए। 1.5 इक्वल टू 2 साइन a/2 कॉस a/2 अपान साइन a/2। साइन a/2 खिसक लिए। चलो कोई बात नहीं, खिसकने दो। क्या बचा भाई? 1.5 इक्वल टू 2 कॉस a/2। अगली बार यही आंसर आ गया था, लेकिन अब की बार नहीं। 2 किधर भेजो? 1.5/2 इक्वल टू कॉस a/2। 0.5 ऊपर हटाना है, डेसिमल 0 नीचे बढ़ा दो। 15/20, ठीक ना, इक्वल टू कॉस a/2। 15/20 करोगे तो 3/4 इक्वल टू कॉस a/2। अगली बार दोस्तों जहाँ दांव पीछे अपना फंसा हुआ था क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ इसी तरीके का आया था, लेकिन यहाँ पे 3/4 का मतलब क्या हुआ कि 4 से 3 में डिवाइड करोगे, डेसिमल लगाओगे 0। 4 7 जा 28, 2 आया, डेसिमल लगाओगे 0। 4 5 जा, भाई सही बोल रहा हूँ ना मैं? 0 पॉइंट कितना जाएगा? 0.75। ये कितना जाएगा? 0.75 इक्वल टू कॉस a/2। और क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 0.75 की वैल्यू कॉस के टर्म में कितना होता है? cos 41 होता है। इसकी जगह पे आप लिख सकते हो cos 41, ठीक है। अच्छा, अगर मैं उस वाले क्वेश्चन पे अभी मैं फिर आऊँगा जो थर्ड वाला फंसा हुआ है कि अगर मुझे cos 41, cos में इतना होता है, साइन में कितना हो जाएगा, अभी चेक करेंगे, ठीक है। पहले मैं पूरा कर लूँ। तो ये इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ? cos 41 इक्वल टू cos a/2। cos कैंसिल, तो 41 इक्वल टू a/2, अपने को a चाहिए था। a इक्वल टू 2 इंटू 41, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 82। देखा ना क्वेश्चन? तो ये तीसरे से बढ़ के है। जो तीसरा मैंने छोड़ा हुआ था कि भाई हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, जो मैंने तीसरा छोड़ा था ना, उससे ये बढ़ के है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू दे दिया हुआ है, यहीं पर आके हम लोग फंस गए थे, ठीक ना। चलो अभी मैं इस बात को यहाँ पे लिख देता हूँ कि 3/4 का मतलब 0.75, और ये वैल्यू होता है कॉस में कितने का? कॉस में 41 की वैल्यू होता है 0.75, ठीक ना। तो अगर कॉस में इतने का होगा तो साइन में कितने का हो जाएगा ये, ठीक ना। अभी देख लेंगे, अगर हो जाएगा, नहीं बाकी आप लोग खुद करो ना एक बार, नहीं होगा तब बताना मुझे, ठीक ना। तो ये भाई क्वेश्चन कौन सा था? ये क्वेश्चन था ये आपका 11 था आपका ये, ठीक ना। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर। बस एक क्वेश्चन और थोड़ा सी टाइप का है, बाकी अब क्वेश्चन तुरंत आंसर दे करके आंसर बताना रहेगा, ठीक ना। इरेज करते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक ना। चलो भाई, इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चंस आपको ना न्यूमेरिकल में बढ़िया मिलेंगे। न्यूमेरिकल में जो आपको न्यूमेरिकल आते हैं उसमें ये समझो 1 नंबर क्वेश्चन भले से 1 नंबर में है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में भी लो चलो इरेज कर दिया, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल में भी काम देंगे ये सब। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है कि एक समबाहु प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में है। किसमें है? समबाहु प्रिज्म है। जब भी दोस्तों समबाहु प्रिज्म आ जाए तो समबाहु प्रिज्म ऐसे बनाओ चाहे मत बनाओ, लेकिन दिमाग में ये चलना चाहिए कि प्रिज्म एंगल जो ए है वह कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। एक समबाहु प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में है। अल्पतम विचलन की स्थिति होने का मतलब है कि आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हो जाता है। आगे, यदि आपतन कोण जो आई है, आपतन कोण आई जो है वह क्या है? आपतन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 गुना हो। आपतन कोण जो आई है प्रिज्म कोण ए का 4/5 गुना हो। तो भाई आपको ए पता है 60 इंटू 4/5, 5 से करोगे 12 पंचे 60, 12 चौक 48, तो आपको आई कितना मिल गया? 48 डिग्री। तो अल्पतम विचलन कोण का मान होगा डेल्टा एम पूछ रहा है। अब बताओ डेल्टा एम पूछ रहा है, आई और ए दिया हुआ है। दोस्तों आपसे डेल्टा एम पूछ रहा है और आई और ए दिया हुआ है, तो आई और ए दे और डेल्टा एम पूछे तो क्या तुम डरोगे? अरे तुमको ट्रिक मिल गया है, तुमको फार्मूला मिल गया है, आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 का,
2 का ये फार्मूला मिल गया है। तो आई आपको डेल्टा एम चाहिए ना, तो 2i माइनस ए 2i माइनस ए इक्वल टू डेल्टा एम। तो डेल्टा एम इक्वल टू 2i के प्लेस पर क्या लिखोगे, i के प्लेस पर 48 माइनस एक जगह पे 60 डिग्री। तो डेल्टा एम इक्वल टू 2 अठे 16 2 चौके 8 9 96 माइनस 60 डिग्री 606 9 में से 6 जाएगा 36 डिग्री भाई। डेल्टा एम दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 36 डिग्री 36। ठीक, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान, अल्पतम विचलन कोण बोले तो डेल्टा एम, अल्पतम विचलन कोण बोले तो डेल्टा एम का मान निर्भर करता है। भाई देखो फार्मूला फिर मैं लिख दूँ, एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन ए अपान 2। ये फार्मूला तो ये हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि अल्पतम विचलन कोण का मान निर्भर करता है केवल प्रिज्म कोण पर नहीं भैया, इसमें डेल्टा एम में एन आ रहा है, ए आ रहा है, और भी चीज़ें हैं, तो केवल प्रिज्म कोण पर नहीं, प्रिज्म कोण और अपवर्तनांक पर, प्रिज्म कोण और अपवर्तनांक। चलो भाई इस प्रिज्म कोण ए भी है, अपवर्तनांक भी है, चलो बात है कुछ दमदार है। केवल अपवर्तनांक पर नहीं, ये तो बात एकदम गलत है। इनमें से किसी पर नहीं, ये तो भाई एकदम गलत बात है। तो कहने का मतलब है दोस्तों जो डेल्टा एम है, डेल्टा एम डिपेंड कर रहा है, फार्मूले को दे के बताओ, ए प्रिज्म कोण पर, एन अपवर्तनांक पर। तो प्रिज्म कोण और अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है, केवल प्रिज्म कोण पर नहीं, केवल अपवर्तनांक पर नहीं, इनमें से किसी पर नहीं, तो बकवास है। चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 14, देखो हो गया ना एक बार में। एक पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। दोस्तों जो पतला, ये जो फार्मूला निकला गया ना, ये फार्मूला ये पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए है। पतले प्रिज्म के द्वारा अपवर्तनांक का ये फार्मूला होता है, और इसमें जो आई होता है ये आपका पूरा आई काम करता है। तो कह रहा है कि एक पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता। तो आप देखोगे डेल्टा एम इक्वल टू, कहाँ जो मैंने फार्मूला लिखा, डेल्टा एम इक्वल टू 2i माइनस ए, ठीक ना। और क्या कह रहे भाई, किस पर निर्भर नहीं करता, देख लो यहाँ पे डेल्टा एम किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर नहीं भैया, अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। आगे प्रिज्म के कोण ए पर, हाँ भैया उस पर भी निर्भर करता है। माध्यम जिसमें प्रिज्म रखा गया, हाँ भाई जिसमें ये माध्यम से प्रिज्म है, प्रिज्म कहाँ पर रखा गया है, उसके माध्यम पर भी निर्भर करता है। आपतन कोण आई पर, हाँ आपतन कोण आई पर ये निर्भर नहीं करता है। तो 14 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा डी वाला कौन सा हो जाएगा, आपतन कोण आई पर, जो ये डेल्टा एम है वो डेल्टा एम आपतन कोण आई पर निर्भर नहीं करता। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15वां। प्रिज्म से गुजरने पर अगर लिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा। तो भाई समझ जाओ जरा, ये है दोस्तों कोई प्रिज्म, और प्रिज्म पे कोई प्रकाश की किरण आ रही है, कौन से प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश, जिसे हम लोग बोलते हैं वाइट लाइट। वाइट लाइट दोस्तों जब इस पर आपतित होती है तो इसमें 7 कलर होते हैं। प्रकाश जो श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से, 7 रंगों से। अब इन 7 रंगों से जो मिलकर बना होता है दोस्तों, यहाँ पे जब प्रिज्म पर ये प्रकाश, श्वेत प्रकाश आपतित होती है तो वो 7 रंग क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। जब बिखरेंगे तो सबसे नीचे आता है बैगनी, सबसे ऊपर जाता है रेड। कहने का मतलब है कि रेड ऊपर और बैगनी नीचे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बैगनी रंग का जो विचलन होता है वह सबसे ज़्यादा होता है, जबकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, ठीक ना। ये आपको याद करना पड़ेगा कि बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा और लाल रंग का विचलन सबसे कम। और याद करने का तरीका कैसे याद करोगे, कई चीज़ में याद करा रहा हूँ आपको। VIBGYOR, ये दोस्तों मैं पिछले चैप्टर में भी इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया हूँ। अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन से मैंने बहुत डिटेल से बताया है, सब कुछ बताया है, फिर यहाँ बता रहा हूँ। दोस्तों सबको पता है कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, ये सबको पता होता है, और बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, ठीक ना। तो फार्मूला मैंने आपको स्नेल्स लॉ बड़े डिटेल में बताया हुआ है। स्नेल्स लॉ साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1n2 इक्वल टू n2 अपान n1 इक्वल टू v1 अपान v2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2। ये स्नेल्स लॉ का डिटेल फार्मूला है, ये डिटेल में एकदम।
तो जो n है, n और v में दुश्मनी है, n और v में दुश्मनी, देखो दुश्मनी हो गई। n और लैम्डा में भी दुश्मनी है, जिसका n लैम्डा ज़्यादा उसका n कम। इसका मतलब दोस्तों रेड कलर का n सबसे कम होता है और जिसका n कम होगा उसका v ज़्यादा होगा, तो रेड कलर का v ज़्यादा होता है। या फिर इन दोनों में ऐसे देख लो, n और v में दुश्मनी है, n और लैम्डा में भी दुश्मनी है, जबकि v और लैम्डा में दोस्ती है। लैम्डा बढ़ेगा तो v बढ़ेगा, v घटेगा तो लैम्डा घटेगा। क्या गजब का प्यार है ये, ठीक ना। और यहाँ पे आपने फार्मूला देख लिया क्या, डेल्टा m इक्वल टू, ये फार्मूला यहाँ पे देखा होगा, डेल्टा m इक्वल टू n-1 इंटू a। तो डेल्टा m दोस्तों डायरेक्ट डिपेंड करता है n पर, डेल्टा m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a पर। तो डेल्टा m जिसका ज़्यादा उसका a ज़्यादा, जिसका डेल्टा m ज़्यादा उसका n ज़्यादा। तो अब डेल्टा m तो निकालना है। अब n देखो, अब बताओ लैम्डा ज़्यादा है तो n कम होगा, अब जिसका n कम होगा उसका डेल्टा m कम होगा, n कम होने से डेल्टा m कम होगा। तो n किसका कम होता है, रेड का, तो रेड का डेल्टा m कम होगा, ठीक ना, रेड का डेल्टा m कम होगा। तो वही बात है। तो आपसे पूछ रहा था, तो अब देखो यहाँ से आपको याद करना है कि n, अब आपको लैम्डा सबको पता है कि लैम्डा किसका कम होता है किसका ज़्यादा होता है। अब लैम्डा ज़्यादा होने से n कम होगा, n कम होने से डेल्टा m कम होगा, ठीक ना। बाकी एक और फार्मूला मैंने बताया था आपको, n इक्वल टू 1/sin c। इसमें भी पूछ लेता है किस कलर का क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा होता है, किस कलर का क्रिटिकल एंगल सबसे कम होता है। तो कई चीज़ दोस्तों आपको मिल गई है। एक तो आपको देखो मैंने 5 चीज़ बताया है, 5 चीज़ क्या क्या बताया है, पहला तो लैम्डा, दूसरा v, तीसरा n, चौथा डेल्टा, पांचवा c। ये दोस्तों किस कलर का सबसे ज़्यादा किस कलर का सबसे कम होता है, बढ़िया तरीके से दिमाग में बैठा लेना है आपको ये पाँचों चीज़ें, ठीक ना। जिसमें से मैंने बताया आपको हेल्प के लिए कि लैम्डा केवल आप याद कर लो कि लैम्डा क्या होता है, रेड का सबसे ज़्यादा, तो रेड का सबसे ज़्यादा लैम्डा, तो रेड का सबसे ज़्यादा v, चलो v हो गया। लैम्डा ज़्यादा होने से n सबसे कम होगा, किसका, रेड का। n सबसे कम होने से डेल्टा सबसे कम होगा, किसका, रेड का। और n कम होने से c सबसे ज़्यादा होगा, किसका, रेड का। देखो एक चीज़ याद होने से मैंने सब सेट कर दिया कि रेड का कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा। अब बैगनी वाले भी इससे सेट कर लो, बाकी बीच वाला जल्दी नहीं पूछता है, ठीक ना, बीच वाला जल्दी नहीं पूछता है, यही पूछता है रेड और बैगनी का, ठीक ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा हो जाएगा भाई, तो प्रकाश के विचलन, विचलन किसका अधिकतम होता है, बैगनी का। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाओ, इरेज कर देना। तो देखो मैंने इतना समय दे दिया इस पर, किस लिए समय दिया, ताकि आप जो है एक नंबर ये छोटे ना, और ये वाला दोस्तों अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस में आएगा तो इससे एक नंबर के क्वेश्चंस जो आते हैं वो वाले क्वेश्चंस भी आप धक्का कर ले जाओगे। तो 5 चीज़ें हैं, वो 5 चीज़ों को सेट कर लो, बाकी सब फार्मूले जो मैंने लिखा हुआ है उस फार्मूले को रख करके सेट करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों, क्राउन क्रॉच की विक्षेपण क्षमता, विक्षेपण क्षमता है दोस्तों, विक्षेपण क्षमता को हम लोग लिखते हैं ओमेगा से, और ओमेगा इक्वल टू होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा वाई। ये फार्मूला होता है दोस्तों कि मतलब बैगनी और लाल रंग के जो विचलन होता है उन दोनों का अंतर और माध्य रंग का अनुपात का जो अनुपात होता है वही आपका क्या कहलाता है, विक्षेपण क्षमता कहलाता है, ठीक ना। विक्षेपण क्षमता यानी आप बोले तो ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा कितना दिया है, 0.0154। यदि क्राउन कांच प्रिज्म 0.616 का कोणीय विक्षेपण दोस्तों, कोणीय विक्षेपण जो होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। कोणीय विक्षेपण बोले तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर वो कितना दिया हुआ है, 0.616 डिग्री, ठीक ना, डिग्री 0.616 डिग्री का कोणीय विक्षेपण उत्पन्न करता है। तो औसत विचलन कोण होगा, औसत विचलन कोण दोस्तों डेल्टा वाई। तो औसत विचलन कोण उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा वाई को, डेल्टा वाई यही आपसे पूछ रहा है दोस्तों। सामने फार्मूला है, सेंस है, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा वाई। अपने से क्या पूछा हुआ है, डेल्टा वाई पूछा हुआ है, डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपान ओमेगा, डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा वी कितना भाई, डेल्टा वी दोस्तों अपने को डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर ये पूरा दिया हुआ है,
0.6616 डिग्री अपान 0.0154, इसको आई डिवाइड कर लेना, डिवाइड करने के बाद आंसर बता लेना, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों आपका, उदय व अस्त होते समय सूर्य का ताम्रवर्ण दिखना संबंधित है। जब दोस्तों सूर्य उदय होता है या जब सूर्य अस्त होता है उस समय सूर्य जो है ज़्यादा गाढ़ा दिखाई देता है, ठीक ना। यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक ना। प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह वायुमंडल में जो धूल के कण, मिट्टी वगैरह वगैरह जो बहुत सारे पार्टिकल सूक्ष्म कण फैले हुए हैं उनसे टकरा करके विभिन्न दिशाओं में फैल जाना, वही आपका कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में एक वैज्ञानिक थे लॉर्ड रेले, उन्होंने अपना एक नियम दिया हुआ था, उस पर भी एक क्वेश्चन है, अभी वो क्वेश्चन आएगा तो वहाँ बताएंगे। बाकी प्रकाश का प्रकीर्णन ये होता है, शायद अब आपके सिलेबस में वो नहीं है, लेकिन बस जानते रहे प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मतलब होता है फैल जाना, ठीक ना। और फैलेगा किससे, जब किसी चीज़ से टकराएगा, टकरा करके फैल जाना। तो फैल जाने की वजह से आपका जो ये उदय, जब सूर्य जब उदय होता है या अस्त होता है उस समय जो है वह ताम्रवर्ण का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 जो है आपका, 18 भाई आपका वही है, देखो लॉर्ड रेले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसके तरंगदैर्घ्य की होती है। तो तीव्रता जो होती है दोस्तों, तीव्रता प्रोपोर्शनल टू 1/λ की पावर 4। इसका मतलब जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसका आई कम होगा, उसका आई कम होगा। जिसका लैम्डा, देखो जिसका लैम्डा ज़्यादा उसका आई कम, जिसका लैम्डा कम उसका आई ज़्यादा। इसीलिए जो दोस्तों आपका होता है कि जो आकाश के रंग नीले दिखाई देते हैं, क्योंकि जो आपका बैगनी रंग होता है, बैगनी रंग का लैम्डा क्या होता है, कम होता है। बैगनी रंग का लैम्डा कम होने से बैगनी रंग का आई ज़्यादा हो जाता है। मतलब सोचो 4 गुना, देख लो 4 गुना ज़्यादा। ये अगर इतना 100 रहेगा तो इसका 100 गुना का 4 गुना कर दो, उतना ज़्यादा हो जाएगा। मतलब पावर में 4 गुना, मतलब पावर में 100 का 100 लिख करके पावर 4 लगा दो, ठीक ना, उतना गुना जो है तीव्रता ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि ये आकाश का रंग अपने को नीला दिखाई देता है, क्योंकि बैगनी रंग का लैम्डा कम होता है और आई ज़्यादा होता है। जबकि जो रेड कलर और लाल होता है, लाल कलर का लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है, उसकी तीव्रता आई सबसे कम हो जाती है। इसीलिए दोपहर में सूर्य अपने को लाल दिखाई नहीं दे पाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आकाश का रंग नीला होता है। अभी बताया भाई, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक ना। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से 19 क्वेश्चन थे। 19 क्वेश्चन में आपने देखा कि कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद करना है। सबसे मेन फार्मूला था n = sin a + डेल्टा m/2 अपान sin a/2। वहाँ से आपको i याद हो गया a + डेल्टा m/2 और आपको r याद हो गया a/2। बस वही सारे क्वेश्चंस थे, वहीं से मैंने सारे क्वेश्चंस लगाए और बाकी थोड़ा सा प्रकीर्णन के बारे में पूछा था। एक क्वेश्चन आपको वर्ग विक्षेपण क्षमता पूछा था। बस इतना जानो, वर्ग विक्षेपण क्षमता का फार्मूला होता है ΔV - ΔR अपान ΔY, और ΔY को माध्य रंग या औसत रंग बोलते हैं, ठीक है ना। चलो, तो आज की क्लास में दोस्तों हमने 19 क्वेश्चंस किए। उम्मीद करता हूँ कि 19 क्वेश्चंस लगाने में आपको मज़ा आ गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही होगी। अगर दोस्तों है भी दिक्कत परेशानी तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, उस कमेंट बॉक्स में अपनी दिक्कत परेशानी को छाप दीजिए। बाकी और कोई हेल्प है उस हेल्प को बताइए भाई, जो भी मुझसे हेल्प हो पाता है थ्योरी और न्यूमेरिकल वगैरह वगैरह को लेकर के, उसको हेल्प को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक ना। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। चलते भाई, सबको बाय बाय, राधे राधे।